तो प्रिय शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों राजधानी में एयर पोल्यूशन की समस्या है और जिसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उससे निजात दिलाने के लिए एक उपाय और एक कदम हम उठा सकते हैं कि अपने व्हीकल्स को, जब हम रेड लाइट पर हैं, रेड लाइट ऑन है, तो हम अपनी गाड़ी को, अपने व्हीकल्स को ऑफ करें। तो ऑनलाइन कक्षा इतिहास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार, लेक्चरर इतिहास, सर्वोदय बाल विद्यालय बीटी ब्लॉक, शालीमार बाग, अपनी इतिहास टीम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ को फैसिलिटेटर हैं आज हमारी टीम कोऑर्डिनेटर कोर एकेडमिक यूनिट से डॉक्टर हरिता मैम, और साथ साथ हैं नीता सिंगल मैम, एसकेवी एच ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 से, रचना चावला मैम, एसकेवी नंबर 1 चांदनगर से, और यूट्यूब पर आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपस्थित हैं प्रज्ञा सिन्हा मैम, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारका से, सविता मैम, राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 शकरपुर से, और संतोष कुमार मिश्रा जी, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापरोला से। यह एक्नॉलेजमेंट, आभार व्यक्त करते हैं हम एनसीईआरटी बुक्स का, इंटरनेट का और मैक्सेस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का, जहां से हमने सोर्सेज लिए हैं और इनका पर्पज केवल नॉन कमर्शियल है और बच्चों के शैक्षणिक उपलब्धि के लिए, शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। सभी संदर्भों का प्रयोग केवल शैक्षणिक और विशुद्ध रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य से किया गया है। यदि प्रस्तुति में कोई विसंगति या भूलवश त्रुटि पाई जाए तो उसे तदनुसार सुधार लिया जाएगा। ये विद्यार्थियों के लिए जरूरी गाइडलाइंस है जो हर बार आपको दी जाती हैं कि यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई न दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें, कक्षा को पूरी स्क्रीन पर देखें और वीडियो विंडो में नीचे दाएं कोने में स्क्वायर पर क्लिक करके इसके बड़ा करें, और चैट बॉक्स का इस्तेमाल केवल प्रश्न पूछने के लिए करें। जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थियों, इन दिनों फिर एक बार हम सब कोरोना संक्रमण से दोबारा फिर तेजी से संक्रमण फैल रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सभी सुरक्षित उपाय अपनाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। बचाव ही अपने आप को सुरक्षित रखने का एक उपाय है। 3 लेयर मास्क का इस्तेमाल करें और फिजिकल डिस्टेंस को बरकरार रखें, मेंटेन रखें, और साबुन से बार बार रेगुलर हाथ धोने की प्रैक्टिस को अपने व्यवहार में लाएं ताकि इस संक्रमण से, इस कोरोना वायरस की बीमारी से बचा जा सके। तो अब मैं आपके इतिहासपति, कौन बनेगा इतिहासपति, के लिए मैं डॉक्टर हरिता अरोरा मैम को आमंत्रित करता हूं। ओवर टू यू डॉक्टर हरिता अरोरा मैम। अ वेरी गुड मॉर्निंग अगेन बच्चों। पूरे ऐसा लग रहा है बड़ा लंबा अरसा हो गया आप लोगों से मिले हुए, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी आई। तो कौन बनेगा इतिहासपति की जिस श्रृंखला का आपको हमेशा इंतजार रहता है, उस पर इस बार हमें जो रिस्पांस मिले हैं वो 50,000 से भी अधिक है। अब तक हो गए होंगे बट 50,000, जिसमें जिन्होंने सबसे पहले 10 बच्चों ने रिस्पांस दिए हैं, उसमें पहले नंबर पर है खुशी शर्मा, जीएसवी लैंसर रोड से। दूसरे नंबर पर खुशी फोगाट, गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोरगढ़ से। तीसरे नंबर पर भानु चंदर, जीएसवी लैंसर रोड से। चौथे नंबर पर आयुष मिश्रा, एक बार फिर जीएसवी लैंसर रोड से। पांचवें नंबर पर निशा परवीन, GG SSS नंबर 1 ईस्ट ऑफ कैलाश से। छठे नंबर पर आफरीन, GSKV पीरागढ़ी विलेज से। सातवें नंबर पर पूजा भारती, GG SSS नंबर 1 ईस्ट ऑफ कैलाश से। आठवें नंबर पर राज अहिरवार, GSV लैंसर रोड से। 9th नंबर पर है साक्षी सिंह, GG SSS नंबर 1 ईस्ट ऑफ कैलाश लाजपत नगर से। और 10वें नंबर पर नवीन कुमार, शहीद अमीर चंद, GSV शामनाथ मार्ग से। बहुत सारे बच्चों के नाम तो ऐसा लगता है जैसे बोलते बोलते हमें याद ही हो गए हैं। तो चलिए बच्चों, करते रहिए, कोशिश करते रहिए। आपके नाम भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन केवल नाम रिफ्लेक्ट होना ही जीतने का प्रमाण नहीं है। अगर आपने कोशिश की है, आपने जो आपके पास गूगल फॉर्म आया उसको देख करके आपने कमियां दूर करने की कोशिश की है, तो विनर आप भी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं आज की अपनी श्रृंखला पर। और जैसे कि हर बार आपका कक्षा स्टार्ट होती है एक वीडियो से, आज आपका 10वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रिटिश काल के दौरान जो भारत पर प्रभाव पड़े। उसके लिए थैंक यू मैक्सेस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कि आपका हमने वीडियो टोटली नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए लिया। ब्रिटिश भारत में आए थे 17वीं शताब्दी की शुरुआत में,
और उन्होंने आकर के जो छोटे छोटे राजसी स्टेट्स थे उनको अपने कब्जे में ले लिया, उन्हें अपनी कॉलोनीज बना लिया। ब्रिटिश ने भारत में रूल किया 1858 से लेकर 1947 तक। जो भी रूल्स बनाए यानी नीतियां बनाई, सब अपने हिसाब से उन्होंने बनाए, और इसके कई हमें इफेक्ट्स यानी प्रभाव भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। एक ही प्रकार का सब तरफ उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की, यानी यूनिफॉर्मिटी आई उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। जिस जिस जगह को भी ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में किया। 3 नीतियां मुख्य थी, फूट डालो राज करो की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी अधिग्रहण की नीति, और डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि की नीति। इन नीतियों ने सब तरफ एडमिनिस्ट्रेशन में यानी प्रशासन में एक यूनिफॉर्मिटी लाई, और उसके साथ ही साथ एक सी न्यायिक व्यवस्था। जो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से चालू हुई थी 18वीं शताब्दी में, उसके दुष्परिणाम हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं। क्या किया अंग्रेजों ने कि भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीद करके उसको इंग्लैंड भेजते थे, वहां से मशीनों में तैयार माल भारत आता था जो सस्ते दामों पर बिकता था, किसके मुकाबले? जो भारत के हस्तकरघा उद्योग में बने हुए बहुत ही खूबसूरत चीजें होती थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारे गृह उद्योग हैं वो खोने लगे, लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, और ब्रिटिशर्स का एकमात्र मुख्य उद्देश्य था वो था लाभ कमाना, जितना लाभ, और इसके लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। आप सिक्के यहां देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था। तो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में चेंजेस किए और नई भू राजस्व नीतियां भारत में लगाई, और किसानों से जबरदस्त टैक्स लेने लगे। उसमें पहली बात आती है जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट की, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था। अलग अलग क्षेत्रों में एक ही सी नीतियां थी, नाम अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में जो ये लगाए गए उसके हिसाब से। जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट को हम कई बार स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। अब इसमें क्या था, जो राजा थे उनको एक फिक्स टैक्स, राजा यानी बड़े जमींदार, उन्हें एक फिक्स टैक्स लेना होता था, एक फिक्स अमाउंट सरकार को देना होता था, ब्रिटिश सरकार को, और बाकी पैसा उन्हें अपने पास रखना होता था। और अगर किसान नहीं दे पाए तो उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती थी। यहां पर जो भी राजस्व किया गया डिसाइड, वो जमीन को देख करके किया गया, ना कि उत्पादन को देख करके। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था लागू की थी बंगाल बिहार में, और इस सिस्टम में जमींदार यानी उसको इकट्ठा करना होता था एक फिक्स अमाउंट किसानों से, और उसे सरकार को एक निश्चित अमाउंट देना होता था, और बाकी का पैसा वो अपने इस्तेमाल के लिए जमींदार रख लिया करता था, और क्योंकि उसे भी अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ भी चाहिए। दूसरी चीज आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड ने की थी मद्रास, मुंबई, सिंध, असम, बिहार, और इसको मेंटेन करने में थॉमस मुनरो उस समय के एक बड़े अर्थशास्त्री हुए। इसमें क्या होता था, रैयत यानी किसान, ये सिस्टम सीधे किसानों के साथ उन्होंने राजस्व की तय जो अमाउंट है वो फिक्स किया, और अगर किसान नहीं दे पाता था तो क्या होता था, सरकार जो है उनकी जमीनें छीन लेती थी और किसी को बेच देती थी। तो कौन इफेक्ट हुआ, बुरा असर किस पे पड़ा, बेचारे गरीब किसान पर। और जो भी विवाद पैदा होते थे वो गांव की पंचायत, परंपरागत पंचायतों में निर्णय नहीं होता था, उसका निर्णय होता था अंग्रेजों द्वारा स्थापित कोर्ट्स में। तीसरा आता है महलवाड़ी सिस्टम। महल यानी कुछ गांव का मिला जुला एक ग्रुप। ये 1822 में गैंजेस वैली में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, सेंट्रल प्रोविंसेस में लागू किया गया। इसको करने वाले थे R.M. बेयर्ड और जेम्स थॉमसन। और महलवाड़ी सिस्टम में टैक्स जो है वो एक ग्रुप ऑफ गांव यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस, महल जिसको कहा जाता था, उस पर लगाया जाता था। इकट्ठा करने का काम होता था महलदार का, जमींदार की जगह महलदार आ गया, यानी बिचौलिया जो है जमींदार ना होकर के महल हो गया। यहाँ पर महलवाड़ी व्यवस्था के अंदर चीजें फिर भी सब वैसी की वैसी ही थी कि अगर किसान नहीं पे कर पाया तो जो है उसकी जमीनें छीन ली जाएंगी। तो अभी इन सब पर आपको डिटेल में लेकर के चलेंगे डॉक्टर विनोद यादव निवेशवाद और देहात की यात्रा पर। अब चलिए डॉक्टर विनोद यादव जी के संग। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो विद्यार्थियों, अभी आपके सामने डॉक्टर हरिता अरोरा मैम ने इस उपनिवेशवाद और देहात की बहुत महत्वपूर्ण और रोचक और सारगर्भित व्याख्या प्रस्तुत की। तो हमारा आज का विषय है जो चैप्टर 10 है हमारा, उपनिवेशवाद और देहात। तो प्रिय विद्यार्थियों,
उपनिवेशवाद और देहात, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ब्रिटिश भारत के दौरान गांव और देहात में रहने वाले किसानों, काश्तकारों और खेतीहर मजदूरों के लिए औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या था, और इसके साथ साथ औपनिवेशिक शासन का भारत के ग्रामीणों की सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति पर क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विद्यार्थियों, हम जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के जमींदारों के सोशल स्टेटस के बारे में। और बच्चों, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं आपके मन में जो सवाल उठ रहा है, आपकी जो जिज्ञासा है, उसको मैं समझ रहा हूं कि आप उपनिवेशवाद के अर्थ को, उपनिवेशवाद की परिभाषा को जानना चाह रहे हैं। उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म लैटिन भाषा के कोलोनिया से निकला है, और जिसका अर्थ है एक ऐसी कॉलोनी या एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसे एक निश्चित योजना के अनुसार किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा उस अपने से थोड़ा कमजोर लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राष्ट्र पर राजनीतिक व आर्थिक अधिकार के उद्देश्य से उसको अपने अधिग्रहण कर लिया जाता था। तो विद्यार्थियों, उपनिवेशवाद और देहात के अंतर्गत आज हम जानेंगे ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक शासन के दौरान बंगाल और वहां के जमींदारों के बारे में। तो बंगाल और वहां के जमींदारों के अंतर्गत हम इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। यूं तो विद्यार्थियों, अंग्रेज ट्रेडर्स बनकर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक जलपोत 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। विद्यार्थियों, लेकिन कालांतर में व्यापारिक गतिविधियों से लाभ अर्जित करने के उपरांत ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को विस्तार देते हुए एक ऐसी सोची समझी कूटनीति के तहत, विद्यार्थियों, एक ऐसी रणनीति के तहत हमारे देश के विभिन्न प्रांतों के प्रशासनिक एवं सैन्य संबंधी कामों में, सैन्य संबंधी कार्यों में सीधे तौर पर दखलंदाजी यानी हस्तक्षेप शुरू कर दिया। विद्यार्थियों, भारत में वास्तविक तौर पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 23 जून 1757 ईस्वी में हुई, जब प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया। और प्लासी के युद्ध की विजय के बाद कंपनी ने, कहने का अभिप्राय ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेशन स्थापित कर दिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो बच्चों, बंगाल विजय के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दो उद्देश्य निर्धारित किए। पहला उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार पर एक अधिकार कायम करते हुए व्यापार के क्षेत्र से अपने जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो उनके प्रतिस्पर्धी जो अन्य देश थे, उनको बेदखल करना। और कंपनी का दूसरा उद्देश्य था भारत की सत्ता पर अपना कंट्रोल स्थापित करते हुए राजस्व पर यानी रेवेन्यू पर अपना एकाधिकार स्थापित करना। तो विद्यार्थियों, बंगाल और वहां के जमींदार टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे इस्तिमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, और जमींदारों द्वारा अदा न किए गए राजस्व की समस्या के बारे में, बंगाल में की गई नीलामी की एक घटना, जो बंगाल के जो वर्धमान जिला था उसमें एक नीलामी की घटना हुई थी, उसके बारे में हम जानेंगे। और इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे राजस्व राशि के भुगतान में जमींदारों द्वारा चूक क्यों हो जाती थी, वो चूक क्यों कर जाते थे। और हम पढ़ेंगे जोतदारों के उदय के बारे में। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों, हम जानेंगे 5वीं रिपोर्ट क्या थी। तो विद्यार्थियों, इस्तिमरारी बंदोबस्त पर हम पढ़ते हैं, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, उनकी इस्तिमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की विशेषताएं क्या थी, और उसके लाभ और हानि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 1700 जो इस्तिमरारी बंदोबस्त था विद्यार्थियों, आर्थिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भूमि राजस्व व्यवस्था में कई एक्सपेरिमेंट शुरू किए, और स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट द्वारा जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक दिए जाने के पीछे उनका मुख्य लक्ष्य एक यह था कि एक ऐसा समर्थक वर्ग वो उसका निर्माण करें जो उनका समर्थन करे। और जहां तक इस आंदोलन के बंदोबस्त की बैकग्राउंड का प्रश्न है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त लागू करने की सलाह दी गई। और 1786 में आप चित्र में देख रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, और उसी ने
इस बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कॉर्नवालिस का विचार था समस्त भूमि सरकार की है और जो जमींदार हैं उनकी हैसियत केवल समाहर्ता यानी भू राजस्व संग्रहकर्ता की है, टैक्स कलेक्टर की है। और कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था रेवेन्यू सिस्टम लागू करने की घोषणा की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बाद 22 मार्च 1793 ईस्वी को बंगाल के अलावा बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीजन एवं उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया। इस्तिमरारी बंदोबस्त की विद्यार्थियों कुछ विशेषताएं हैं, ये फीचर्स हैं कि इस्तिमरारी बंदोबस्त के तहत भू राजस्व जमींदारों के लिए निर्धारित कर दिया गया। जमींदारों को यह रेवेन्यू प्रतिवर्ष कंपनी को जमा करना पड़ता था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत लगान का 10/11वां भाग कंपनी यानी सरकार का होता था और 1/11वां भाग जमींदारों के हिस्से का निश्चित किया गया था। जमींदारों को इससे सर्वाधिक लाभ हुआ क्योंकि भूमि पर उनका अधिकार स्वीकृत कर लिया गया और उनके अधीन भूमि के उत्तराधिकार वंशानुगत कर दिए गए। बंगाल रेगुलेशन के तहत विद्यार्थियों 1794 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी शासन द्वारा सूर्यास्त कानून लाया गया। इसके बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे। ये है बेटा कि इस्तिमरारी बंदोबस्त के लाभ क्या थे, उनकी मेरिट्स क्या थी। कि इस्तिमरारी समझौता यानी स्थायी बंदोबस्त समझौता स्थायी प्रकृति का था, इसलिए अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का मानना था कि जमींदार भूमि सुधार में रुचि लेंगे जिससे राजस्व व्यवस्था में सुधार आएगा और भूराजस्व प्रणाली की स्थायी प्रकृति के कारण सभी के लिए सुरक्षा की भावना उनके मन में आएगी। कंपनी जानती थी कि उसे राजस्व में कितनी राशि मिलेगी। जमींदारों को भी राशि का आश्वासन दिया गया था। रैयतों यानी उस समय जो किसान थे उनको रैयत कहा जाता था। किसानों की देखभाल की जिम्मेदारी भारतीय जमींदारों के कंधों पर अब आ गई थी इस बंदोबस्त के तहत। उसी क्षेत्र से संबंधित होने के नाते जिस क्षेत्र से जमींदार राजस्व भूमि वसूल करते थे तो उसी क्षेत्र से संबंधित होने के नाते जमींदार इस क्षेत्र के जो सुदूर कोनों तक वो पहुंच सकते थे, वो जा सकते थे क्योंकि उस क्षेत्र से वो परिचित थे और वो वहां के स्थानीय जो रीति रिवाज थे, जो वहां के लोकल रीति रिवाज थे, उनको भी वो अच्छी तरह से समझ सकते थे क्योंकि उनसे वो पूर्व परिचित थे। लाभ के साथ साथ विद्यार्थियों कुछ जो परमानेंट सेटलमेंट है इसकी डिमेरिट्स भी थी, उन पर हम विचार कर लेते हैं, उनको जान लेते हैं कौन कौन सी डिमेरिट्स थी। कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की सफलता जमींदारों के स्वभाव यानी उनकी प्रकृति पर निर्भर करती थी। अंग्रेजों ने समाज में ऊपरी अभिजात वर्ग के वंशानुगत जमींदारों के एक वर्ग का निर्माण कर दिया था। एक जो बड़े भूस्वामी थे उनका एक निर्माण किया उन्होंने और भूमि का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया था और भूराजस्व मनमाने ढंग से भी तय किया गया था। राजस्व दर इतनी अधिक थी कि कई जमींदार बकायेदार यानी चूककर्ता बन गए थे और कालांतर में इस प्रणाली ने जो अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उस पर विनाशकारी प्रभाव डाला। तो विद्यार्थियों ये टॉपिक है हमारा कि अदा न किए गए राजस्व की समस्या। यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किए जाने के बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, अंग्रेज अधिकारी ये समझते थे कि उनकी वो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जिन प्रॉब्लम्स का सामना अंग्रेज अफसर बंगाल की विजय के समय से ही कर रहे थे, जैसे ठेके यानी इजारेदारी प्रथा और ठेके पर भू राजस्व वसूलना, रेवेन्यू सुपरवाइजर की नियुक्ति, पंचशाला बंदोबस्त आदि। दरअसल 1770 के दशक तक आते आते बंगाल प्रांत के गांव में, बंगाल प्रांत के देहातों की जो अर्थव्यवस्था थी वो बुरी तरह से, बार बार अकाल पड़ने से बुरी तरह से चरमरा गई थी। इस दौरान जो भीषण अकाल थे वह वर्षा की जो बेहद कमी थी उससे पैदावार नष्ट हो गई थी। तो बच्चों, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मुख्यतः खास तौर पर खेती ही जीवन यापन का
एक साधन था और कृषि अनिश्चित मानसूनी वर्षा पर निर्भर थी कि वर्षा कभी हो जाती थी या कभी बिल्कुल भी नहीं होती थी। जैसा कि वर्तमान समय में जिस ढंग से सिंचाई के समृद्धशाली साधन उपलब्ध हैं, ब्रिटिश भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वर्षा की कमी से सूखे और अकाल की स्थिति और भयावह होती जा रही थी और ब्रिटिश ऑफिसर्स का मानना था कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करके या उसको एनकरेज करके राज्य के राजस्व संसाधन विकसित किए जा सकते हैं। और ऐसा तभी संभव था जब भूराजस्व की दरों को, भूराजस्व के जो रेट्स थे उनको स्थायी रूप से तय कर दिया जाए, यानी निर्धारित कर दिया जाए। कंपनी के अधिकारियों को ऐसी उम्मीद थी कि इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से जो छोटे किसान हैं, जिन्हें आमतौर पर रैयत कहा जाता था, और जमींदारों यानी जो धनी भूस्वामी थे, उनका एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए धन यानी पूंजी का संचय और घरेलू उद्योग धंधे बेटा दोनों उपलब्ध होंगे। इसके अलावा यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार भी बना रहेगा। विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में जमींदारों और तालुकेदारों से यह अपेक्षा की जाती थी, यह उम्मीद की जाती थी कि वे कंपनी के खजाने में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष में नियमित रूप से राजस्व अदा करेंगे और इस दौरान जमींदार भूस्वामी की बजाय कंपनी के लिए राजस्व का समाहर्ता, यानी समाहर्ता का मतलब है कर संग्रहकर्ता भी बनकर वो रह गया। जो जमींदार थे वो भूस्वामी की बजाय केवल कर संग्रहकर्ता के रूप में ही रेवेन्यू कलेक्टर बनकर वो रह गए। एक एक जमींदार के अंडर विद्यार्थियों 400 तक भी गांव होते थे और इन गांवों का राजस्व संग्रह एक बड़ी संपत्ति का रूप धारण कर लेता था। कंपनी इस संपत्ति पर कुल मांग निर्धारित करती थी और जो जमींदार थे, जमींदार उन गांवों से कंपनी द्वारा निर्धारित भू राजस्व के तौर पर धनराशि इकट्ठा करते थे। यदि जमींदार नियमित रूप से राजस्व की राशि अदा करते रहते थे तो बच्चों उनकी जमींदारियां सुरक्षित रहती थी, और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते थे तो कंपनी द्वारा उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी, दूसरे जमींदारों को बेच दी जाती थी। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वर्तमान में की गई नीलामी। विद्यार्थियों, बात जमींदारियों की नीलामी की चल रही है तो यहां पर बंगाल प्रांत के वर्धमान जिले में की गई नीलामी की एक घटना का जिक्र करना प्रासंगिक हो जाता है। दरअसल कंपनी द्वारा सन 1797 में वर्धमान जिले में एक नीलामी की गई और यह नीलामी एक बड़े स्तर पर की गई। सार्वजनिक नीलामी की एक घटना थी। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था, जिसके तहत कंपनी ने किसानों की पैदावार से उपज से टैक्स के तौर पर एकत्र किए जाने वाले भूराजस्व की राशि सुनिश्चित कर दी थी, यानी फिक्स कर दी थी, जो हर एक जमींदार यानी कंपनी और किसान के बीच के बिचौलिए को कंपनी को अदा करनी होती थी। किंतु प्राकृतिक आपदा या किसी और विषम परिस्थिति की वजह से यदि जमींदार अपने निर्धारित और तय की गई राशि को, तय किए गए अमाउंट को नहीं चुका पाते थे तो उनकी संपदाएं, उनकी जायदाद नीलाम कर दी जाती थी। वर्धमान के राजा पर विद्यार्थियों यहां पर यानी राजा से जो अभिप्राय है वो बड़ा भूस्वामी यानी बड़ा जमींदार। तो हम बात कर रहे थे कि वर्धमान के राजा पर कंपनी को अदा किए जाने वाले भूराजस्व की जो रिवेन्यू की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए विद्यार्थियों कंपनियों ने उनकी संपदाएं, उनकी जायदाद नीलाम किए जाने की घोषणा कर दी। और नीलाम में क्या होता था, नीलामी में क्या होता था, जो ऊंची दर पर बोली लगाता था उसी को जमींदारी बेच दी जाती थी। तो इस नीलामी में बोली लगाने वाले अनेक खरीदार आए थे, जो ये वर्धमान की घटना है। और और संपदाएं जिन्हें उस समय उन संपदाओं को महाल कहा जाता था, ऊंची बोली लगाने वालों को बेच दी गई। लेकिन नीलामी की इस घटना में एक अजीबोगरीब ट्विस्ट पैदा हो गया विद्यार्थियों कि कंपनी के कलेक्टर की नॉलेज में यह आ गया कि नीलामी में जो 95% से अधिक संपदाएं हैं वो फर्जी थी और जो खरीदार थे
वो डमी थे, यानी वो राजा के अपने ही रिश्तेदार, अपने ही एजेंट, अपने ही नौकर थे। तो कहने का मतलब है कि राजा की जमीन और जायदाद खुले तौर पर तो बेच दी गई, पर उन पर कंट्रोल राजा का ही बना रहा। तो बच्चों, दरअसल कंपनी के जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे, उनका ऐसा मानना था कि राजस्व सुनिश्चित और फिक्स किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव बना रहेगा और वे अपने इन्वेस्टमेंट की उम्मीद से अपनी संपदाओं में सुधार के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु स्थायी बंदोबस्त लागू होने से शुरुआती वर्षों में ही जमींदार लापरवाह हो गए। वो राजस्व को अदा करने में लगातार कोताही बरतते रहे, जिससे राजस्व की बकाया रकमों में बढ़ोतरी होती चली गई। और दूसरी ओर जमींदारों के डिफॉल्टर होने के भी कई कारण थे। जो जमींदार थे वो डिफॉल्टर हो गए, और उनके जो डिफॉल्टर होने के बेटा कई कारण थे कि कंपनी की शुरुआती जो डिमांड्स दर थी वो बहुत ऊंची थी, और प्राकृतिक संकट के दौरान, यानी जब कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, उस दौरान भी कंपनी ने अपनी राजस्व मांग को हाई लेवल पर ही रखा, क्योंकि कंपनी के अधिकारी बहुत लालची थे, यानी बाय हुक और क्रूक, एट एनी कॉस्ट दे वांट मोर एंड मोर मनी। तो नीता मैम, हेलो हेलो सर, कोई आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई क्वेरी हाँ है सर, आप? बच्चे नीलामी के, हाँ जी, नीलामी के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि नीलामी क्या होती है। तो जी। बच्चे, ऑक्शन होता है, नीलामी कहते हैं ऑक्शन को। ऑक्शन क्या होता है कि जैसे आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, आप रिलेट कर पाएंगे कि मान लो किसी को कोई सामान बेचना है, तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसका एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि मिनिमम इतना रेट होगा। उसके बाद जो लोग बैठे रहते हैं वो आवाज लगाते हैं, मान लीजिए कि एक्स अमाउंट कर दी कि सोच लीजिए 1 लाख रुपए की मिनिमम ये जमींदारी 1 लाख में जाएगी। जो भी व्यक्ति वहां पे 1 लाख 1 बोलेगा, 1 लाख 5 बोलता है या 1.25 लाख बोलता है, तो जो सबसे ऊंची बोली लगाई जाती है उसको उसका हक दे दिया जाता है। यानी यहाँ पर ऐसा था, एक जमींदार, राजा बर्धमान का जो राजा था, वो अपना टैक्स पूरा नहीं समय पे जमा कर पा रहा था, तो कलेक्टर ने वहां पर ऑक्शन लगा दी कि इससे ज्यादा जो व्यक्ति ये कहेगा कि मैं इस टैक्स को जमा करा दूंगा, तो वर्धमान के राजा से लेकर उसको वो जमींदारी दे दी जाएगी। तो इसको ऑक्शन कहते हैं या नीलामी। वहाँ खरीदार इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी बोली सबसे ज्यादा होती है उसको दे दी जाती है। तो आशा है बच्चे समझ पाएंगे ऑक्शन का मतलब, यानी कि नीलामी का मतलब। तो सर आप कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। जी। थैंक यू मैम। तो बेटा, कंपनी की जो शुरुआती डिमांड थी वो बहुत ऊंची थी, इसलिए भी जमींदार जो है वो डिफॉल्टर्स हो रहे थे, और प्राकृतिक संकट के दौरान भी कंपनी ने जो अपनी राजस्व मांग थी उसको हाई लेवल पर ही रखा, ऊंची दर पर ही रखा, क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी थे वो बहुत लालची थे। डिफॉल्टर होने का दूसरा जो कारण वो यह भी था कि यह हाई डिमांड 1790 के दशक में भी लागू की गई, जब कृषि की जो उपज की कीमतें थी वो बहुत कम थी। उस दौरान भी ये हाई डिमांड लागू की गई। फलस्वरूप किसानों और जमींदारों को अपनी देय राशियां चुकाना, यानी अदा करना, वो बेहद मुश्किल हो गया। और जो तीसरा कारण है उनके डिफॉल्टर्स होने का, कि राजस्व जो है वो असमान था, वो एक समान नहीं था। किसानों की फसल अच्छी हो या खराब, उन्हें निर्धारित समय सीमा पर तय किया गया भू राजस्व चुकाना ही पड़ता था। और बेटा, वह भी सूर्यास्त कानून के अनुसार। क्या था सूर्यास्त कानून? यानी निश्चित तारीख को सूर्य छिपने तक यदि जमींदार तय की गई राजस्व राशि का कंपनी को भुगतान नहीं करता था, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, बेच दी जाती थी। और जो चौथा कारण था
कि जमींदार की जो पावर थी बेटा वो कंपनी के अधिकारियों ने सीमित कर दी थी। उसे मात्र राजस्व संग्रहकर्ता बनाकर रख दिया गया था, उसे मात्र टैक्स कलेक्टर बनाकर छोड़ दिया गया था। कंपनी ने जमींदारों की सत्ता पर, जमींदारों की शक्तियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था, अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया था। जमींदारों की जो सैन्य टुकड़ियां थी उनको डिसमिस कर दिया गया था और उनकी कोर्ट कचहरियों को यानी उनकी शक्ति को सीमित कर दिया गया था, उसे मात्र राजस्व संग्रहकर्ता बनाकर छोड़ दिया गया था। उनकी सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था और जो उनकी जो कोर्ट कचहरी थी, उनकी कोर्ट कचहरियों को कंपनी के कलेक्टर की निगरानी में रख दिया गया था। तो बच्चों, जमींदारों से जो लोकल लेवल पर न्याय की व्यवस्था करते थे, उनकी जो स्थानीय स्तर पर न्याय की व्यवस्था थी और जो उनकी स्थानीय पुलिस व्यवस्था थी, वो जमींदारों से छीन ली गई थी। और यानी जमींदार जो निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि जमींदारों के अधिकार पूरी तरह से सीमित कर दिए गए थे और प्रतिबंधित कर दिए गए थे। और राजस्व इकट्ठा करने के समय भी जमींदारों का एक अधिकारी, जिसे उस समय गांव में अमला कहा जाता था, आमतौर पर अमला नामक अधिकारी वो गांव में आता था और फसल खराब होने के कारण में, यानी अकाल व जो सूखे की वजह से फसल खराब हो जाती थी, लंबे समय तक वर्षा नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था, पैदावार नष्ट हो जाती थी, तो फसल खराब होने के कारण किसानों को फिर भी जो राजस्व भुगतान नहीं करने की स्थिति में होते थे, लेकिन फिर भी उनसे राजस्व की डिमांड बराबर बनी रहती थी। और धनवान रैयत यानी जो धनी किसान वर्ग था और जोतदार जानबूझकर भुगतान रुकवा देते थे ताकि जमींदारों की जमींदारियां नीलाम हो जाएं। यानी धनी किसान वर्ग, जोतदार और जमींदारों के बीच बेटा आपस में कंपटीशन रहता था, प्रतिस्पर्धा रहती थी। जो जोतदार थे वो जमींदारों की इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जमींदारियां नीलाम करने की जुगत में लगे रहते थे। जोतदार का उदय, जोतदारों का उदय। तो बेटा जोतदार कौन थे? जोतदार धनी किसानों का समूह था। फ्रांसिस बुकानन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी लिखता है अपने सर्वेक्षण में कि बंगाल के दिनाजपुर जिले में जो सर्वेक्षण किया गया, वह अपनी सर्वे रिपोर्ट में लिखता है कि इस दौरान ऐसे धनी किसान वर्ग का उदय हो रहा था जिन्हें आमतौर पर ग्रामीण और देहात की सोसाइटी में जोतदार कहा जाता। जोतदारों के उदय से, उनके उभरने से जमींदारों का जो सोशल स्टेटस था वो कमजोर हो रहा था। जोतदारों ने कृषि भूमि के बड़े बड़े रकबे जो कई हजार एकड़ में फैले हुए थे वो हासिल कर लिए थे और स्थानीय व्यापार व साहूकारों के कारोबारों पर इन जोतदारों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ये गरीब किसानों, काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। इनकी जमीन का बड़ा हिस्सा बटाईदारों द्वारा जोता जाता था। बटाईदार फसल का कुछ हिस्सा लेते थे और बाकी आधा जोतदारों को देते थे, क्योंकि बटाईदारों की अपनी जमीन नहीं होती थी। वो फसल की बटाई पर जो उसके मालिक होते थे जमीन के, उस फसल के हिस्से पर ही वो खेती करते थे। कुछ जोतदार जमींदारों से ज्यादा ताकतवर होते चले गए थे। जोतदार किसानों पर नियंत्रण रखते थे, जमींदारों द्वारा बढ़ाए गए राजस्व का विरोध करते थे, राजस्व भुगतान में जानबूझकर देरी करते थे ताकि जमींदारी नीलाम हो जाए। गांव के जो मुखिया थे वो बहुत प्रभावशाली होते थे और उस समय इन्हें आमतौर पर गांठीदार और मंडल भी कहा जाता था। ये बेटा जो एनसीईआरटी का एक जो रेखा चित्र है ये आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं इसका जो केंद्र बिंदु है वो रैयत है, यानी किसान है। और क्योंकि किसान वो जमींदार से भी उसका सीधा संबंध है और जो जोतदार हैं
यानी जो धनवान किसान है, जो धनी वर्ग हैं, व्यापारी हैं, महाजन हैं, साहूकार हैं, जिनसे वो समय समय पर ऋण लेता है जब उसको आवश्यकता होती है, क्योंकि वो अभावग्रस्त तो हमेशा रहता ही है। और जो रैयत हैं, वो जो कुछ जमीन खुद जोतते थे वो तो ठीक थी, लेकिन जो बाकी जमीन थी वो अपने शिकमी रैयत को लगान पर देते थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों, जो शिकमी रैयत हैं, शिकमी जो किसान हैं, उनकी अपनी जमीन नहीं होती थी, वो रैयतों से जमीन लगान के बदले उस पर फसल उगाते थे। यानी शिकमी रैयतों को लगान देते थे, और इसके अलावा उनका संबंध जो है जमींदारों से और जोतदारों से भी था, क्योंकि उनसे समय समय पर वो ऋण लेते थे और जमींदारों को वो भू राजस्व अदा करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 5वीं रिपोर्ट। तो विद्यार्थियों, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर एक्ट के तहत भारत में व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया, किंतु कंपनी के जो कुशासन था, जो कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेशन और भ्रष्ट अधिकारियों की लूट खसोट व लोभ लालच की जो घटनाएं थी और सूचनाएं थी, वो ब्रिटेन की संसद तक पहुंच रही थी, और ब्रिटेन के अखबारों में भी कंपनी के अधिकारियों के जो करप्शन था, कंपनी के अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार था, वो ब्रिटेन के अखबारों में खूब उछाला जा रहा था, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए अनेक अधिनियम पारित किए, और कंपनी के क्रियाकलापों व कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए भारत में कंपनी के प्रशासनिक ढांचे की छानबीन करने के लिए एक प्रवर समिति नियुक्त की, एक सेलेक्ट कमेटी अपॉइंट की, जो कंपनी व उसके अधिकारियों के कामकाज पर बहुत बारीकी से निगरानी रखती थी। ऐसी ही एक प्रवर समिति विद्यार्थियों 1813 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और यह रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। इस रिपोर्ट में 1002 पृष्ठ हैं, और इस रिपोर्ट के 800 से अधिक पेज और परिशिष्ट ऐसे हैं, यानी सप्लीमेंट्री ऐसे हैं, जिनमें जमींदारों और आम किसानों की अर्जियां सम्मिलित हैं, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट है, और राजस्व कलेक्ट करने के विवरण हैं। तो मैम, नीता मैम, हाँ जी सर। कोई और क्वेरी हो? नहीं तो फिर समय है आपका रिकैप का, क्विक रिकैप का। कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं सर। तो ओवर टू यू नीता मैम। जी सर। नेक्स्ट जी। तो बच्चों, अब समय आ गया आपकी क्विक रिकैप का, जिसका आपको बहुत इंतजार रहता है, और विनोद सर ने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि ये जो जोतदार हैं, जमींदार हैं, राजस्व की जो समस्या है वो है। तो ये आप इसको बहुत अच्छी तरीके से, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो हम अपने आगे बढ़ते हैं क्विक रिकैप की तरफ, और पहला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो है, स्थायी बंदोबस्त कब अस्तित्व में आया? When did permanent settlement came into existence? तो बच्चों, ए है 1773, बी है 1753, सी है 1793 और डी है 1733। तो बच्चे जल्दी से अपना जवाब भेजना शुरू कीजिए। तो देखते हैं किस बच्चे का जवाब जल्दी आ रहा है। बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, और सबसे पहले जवाब आया पटेल साहब का 1773 में। तो बच्चे, मैं देख रही हूँ कि बड़े तेजी से जवाब आ रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने सी का भी आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने ए भी आंसर दिया है। तो बच्चों को यहाँ थोड़ा शायद कंफ्यूजन है डेट का। तो सर, हम आंसर अपना शो कर देते हैं जी। जी। तो बच्चे, जवाब है 1793। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था बंगाल में। मैं आपको रिकैप करा देती हूँ। और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्येक जमींदार को का के जो लिया जाने वाला राजस्व था उसको निर्धारित कर दिया गया। तो कॉर्नवालिस और 1793 हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर।
तो बच्चे दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों पर 5वीं रिपोर्ट को किस वर्ष ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था? तो प्रश्न का जो है, इन विच ईयर द 5th रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो बच्चे इसका जवाब आपने देना है कि कौन से ईयर में किया गया था। 1833 में, 1813 में, 1793 में और 1823 में। तो बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए हैं सर। तो मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर दिया है। तो यस बच्चों, आंसर आपका ठीक है 1813 में। और 1813 में जैसा सर ने आपको बताया कि जब जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी, तो इस जमींदारी व्यवस्था भारत में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, जिसके बहुत सारे कारण सर ने बताए थे। और क्योंकि भारत का शासन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, और जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, वहां पर अखबारों में भी वहां पर बहुत न्यूज आती थी कि यहाँ पर करप्शन करते हैं ये अधिकारी। तो ये गहन चर्चा का विषय बनी हुई थी वहां पर। और पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें ये 5वें नंबर पर थी। तो 1813 में ये की गई, तो इसके आधार पर बहुत सारे सुधार किए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, तो इसके बारे में बच्चे फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न सर। बच्चे तीसरा प्रश्न आपका है, ये तो बहुत शक्तिशाली जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? जमींदारों के लिए तो बड़ी बड़ी जमींदारियां थी, जैसे सर ने बताया कि 400 गांव तक थे। और जो ऐसे बड़ी बड़ी जमींदारियां थी, वहां के जमींदार के लिए एक शब्द था जिसको यूज किया जाता था, विच टर्म वाज ऑफन यूज्ड टू रेफर पावरफुल जमींदार। तो आंसर में है ए ऑप्शन राजा, दूसरा महाराजा, सी नवाब और डी शहंशाह। तो बच्चे इस प्रश्न का आप जवाब देंगे जल्दी से। तो बच्चों के जवाब आ रहे हैं और बच्चों ने आंसर भी देना शुरू कर दिया है। ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर ठीक दिया है, मैक्सिमम बच्चों ने। तो बिल्कुल ठीक है सर, आंसर शो करेंगे राजा। तो राजा यहाँ किंग नहीं है, जो किंग और एम्परर हो जाता था वहां पर नहीं है। ये एक तरीके से उन्होंने उपाधि धारण की थी, ये जमींदारी। लेकिन वो इतने बड़े जमींदार थे कि जो वहां की रैयत थी, जो किसान थे, उनको राजा कहा करते थे। तो जैसे बर्दवान के राजा, नॉट किंग बट जमींदार। तो नेक्स्ट प्रश्न सर। जी मैम, इतना ही मैम। ठीक है सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत सुंदर तरीके से आपने क्विक रिकैप लिया, शुक्रिया मैम। तो विद्यार्थियों, ये है आपका होमवर्क असाइनमेंट। प्रश्न 1 कि स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? स्थायी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई? जमींदार राजस्व राशि के भुगतान में क्यों चूक जाते थे? तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था? चौथा प्रश्न है, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? तो ध्यानपूर्वक आप अपनी YouTube पर आज के इस चैप्टर को देख सकते हैं और अपना असाइनमेंट होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। यह है आपका थिंकिंग जोन, आपकी क्रिएटिविटी को उजागर करने वाला प्रश्न कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल में रैयतों यानी किसानों के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों एवं वर्तमान समय में सरकार द्वारा किसानों के लिए अपनाई गई आर्थिक नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये बेटा माइंड मैप कि इस अध्याय के अंतर्गत आज हमने जाना, हमने पढ़ा, हमने समझा स्थायी बंदोबस्त के बारे में, जिसे हम इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। सूर्यास्त के नियम के बारे में जो 1794 में लाया गया, और इस स्थायी बंदोबस्त के लाभ क्या थे, हानियां क्या थी, उसके बारे में हमने जाना जमींदारों के बारे में जो बिचौलियों का काम कर रहे थे, जो किसानों से टैक्स वसूल करके, किसानों से भू राजस्व वसूल करके कंपनी के राजकोष में जमा करते थे, और
अदा न किए गए राजस्व की जो समस्याएं थी वो कौन कौन सी थी जो किसानों के सामने आ जाती थी। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक करता क्यों बन गए थे, वो डिफॉल्टर किस प्रकार हो गए थे, क्योंकि मांगे जो प्रारंभिक मांगे थी वो बहुत ऊंची थी और राजस्व की जो दर थी वो असमान थी, वो एकसित नहीं थी और जो जमींदारों की शक्तियां थी वो बहुत सीमित थी। जोतदारों का उदय हो रहा था, जो धनी किसान वर्ग था उनके उदय के कारण कि उत्तरी भारत में ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली वर्ग थे, धनी किसान थे। और जो 5वीं रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा जो 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई और इसमें लिखित रूप से 1002 पृष्ठ थे और इसमें 800 परिशिष्ट थी। तो इसी के साथ विद्यार्थियों आज की इस वर्चुअल कक्षा का समापन करते हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और अपनी हिस्ट्री टीम का आभार व्यक्त करता हूं और हिस्ट्री टीम के साथ साथ अपनी टेक्निकल टीम का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास आपकी 7 दिसंबर को होगी और गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।